सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, तो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है तो इसका आंसर है सिद्धांत। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो भारतीय वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। ओजोन परत में छिद्र का कारण है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम। तो दो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। फर्स्ट है आपके APJ अब्दुल कलाम और सेकंड है आपके विक्रम साराभाई। दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम गैलीलियो और थॉमस एल्वा एडिसन। गैलीलियो ने आपको पता है कि दूरबीन की खोज की थी और थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं। आपको पता है कि तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर आदि से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और क्या होता है विज्ञान के दुरुपयोग से, पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपण शास्त्र, मैडम क्यूरी ने रेडियम तथा वोल्टा ने विद्युत सेल, फैराडे ने डायनेमो, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिए। एडुसैट एक शैक्षणिक उपग्रह है। एडु यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड है, एडु एजुकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है वायुयान। वायु यातायात का साधन है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा एवं जल प्रदूषण होता है। सुश्रुत प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। आपको पता है कि जिंगा जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम टेलीविज़न। ये तो आपको पता है, पर इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पूरे को ही रिवाइज कर रहे हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन। किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम, विक्रम साराभाई और कल्पना चावला। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है। आज के टाइम में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोप आदि मशीनों के द्वारा जटिल रोगों का इलाज आसान हो गया है। ये तो आप जानते ही हैं कि आज के समय में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिससे हमारा समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। इसके अलावा कुछ चीज़ों से प्रदूषण बढ़ भी रहा है और कुछ चीज़ों से प्रदूषण कम हो रहा है। जैसे गैस के चूल्हों द्वारा सिर्फ खाना पक जाता है और प्रदूषण भी कम होता है। तो ये तो आपको पता ही है, इस बारे में तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी सब वही है। कृषि कार्य शीघ्र हो, इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की देन है। किसकी देन है? विज्ञान की। जैसे कि ऊपर पढ़ रहे थे हम, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। गैस के चूल्हे द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है। नेक्स्ट है वायुयान, वायु यातायात का साधन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इकाई 2, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वर्गीकरण आवश्यक होता है, तो इसका आंसर होगा
वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय की पुस्तकालय हेतु, सभी हेतु। तो इसका आंसर होगा सभी हेतु। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। द्रव को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है। जैसे कि आप पानी को गर्म करेंगे तो वो वाष्प का रूप ले लेगी। गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसमें पूरी तरह फैल जाएगी। आपको पता है कि गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता, उसको जिसमें भी रखा जाता है लेती है, यानी कि उसमें पूरे में फैल जाती है। पदार्थ की निर्माण इकाई है, तो इसका आंसर होगा ए परमाणु। रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका उदाहरण है बर्फ। अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, जिससे गैस को जितना भी स्पेस मिलेगा उसमें पूरे में फैल जाएगी। नमक पानी में घुल जाता है और अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण तो परमाणु है, परंतु वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह अणु है, यानी कि मॉलिक्यूल है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम तो ये हो जाएंगे ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती हैं ठोस में। ठोस में आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती हैं। नेक्स्ट है पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पाराभासी किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, पेंट लगा कांच आदि। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, जबकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक प्रयोग के द्वारा हमें बताना है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो इसमें तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, गुब्बारा लीजिए और मुंह से फूंक मारिए, मुंह से हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है। और इसी से हमें पता चल जाता है कि गुब्बारे के जो हवा है, यानी कि मुंह की हवा, वो गुब्बारे के अंदर स्थान घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए पदार्थ के तापमान को बढ़ाना पड़ेगा तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए तापमान को घटाना पड़ेगा। इसको आप माइंड में सेट करने के लिए पानी का, यानी कि जल का एग्जाम्पल देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जल को जब हम गर्म करते हैं तो गैस बन जाता है, और जब ठंडा करते हैं यानी कि तापमान घटाते हैं तो ठोस बन जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है। नेक्स्ट है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर। ठोस के पदार्थों में कण यानी कि अणु बहुत पास होते हैं। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और ये बहुत दूर दूर हो जाते हैं यहाँ पर गैस में। इसकी आकृति और आयतन, ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव पदार्थों की आकृति अनिश्चित होती है तथा आयतन निश्चित होता है। गैस की आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं।
परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप बता ही देंगे, कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं के अतिरिक्त कोबाल्ट, निकल जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आपको याद रखना है कि लोहे के अलावा भी ये कोबाल्ट, निकल जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट इकाई है इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। हमें लिखिए शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड समांगी मिश्रण। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, तो इसका आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं रिक्त स्थान। कपूर और साधारण नमक का मिश्रण उदरोपातन विधि से पृथक किए जाते हैं। आपको याद रखना है, उदरोपातन विधि से पृथक किए जाते हैं। लोहे के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये तो बहुत आसान है। नमक और पानी के मिश्रण से नमक वाष्पन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आसवन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। अब देख लेते हैं सत्य और असत्य। समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जा सकता है, ये तो सत्य है। शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक प्रकार के ही अणु हो, ये भी सत्य है। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है, असत्य। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं, तो ये क्या है? सत्य है। आपको पृथक्करण करना है, तो कौन सी विधि अपनाएंगे? अगर अवयव यानी कि पदार्थ दूसरों से भारी हो तो हम फटकना और ओसना विधि द्वारा उनको अलग करेंगे। यदि दूसरे अवयवों से बड़ा हो तो उनको हम बीनना यानी कि हाथ से जानना, हाथ द्वारा अलग कर सकते हैं। अगर आकृति में रंग में भिन्न हो तो भी बीनना यानी कि हाथ से निकाल सकते हैं। अगर एक पानी में घुलनशील हो और दूसरा अघुलनशील हो तो हम निथार कर या छान कर अलग कर सकते हैं। एक अवयव तैरता हो और दूसरा अवयव डूब जाता हो तो भी हम निथारना और छानना द्वारा अलग कर सकते हैं। चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? छान कर। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जैसे चीनी, जल, सोना, चांदी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। और अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के ना हों, जैसे वायु आदि। नेक्स्ट है समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, यानी कि सब जगह फैले होते हैं, इक्वली सब जगह फैले होते हैं। जैसे नमक और पानी का मिश्रण, आप नमक और पानी के मिश्रण में नमक और पानी को अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते। नेक्स्ट है विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते, जैसे बालू और पानी का मिश्रण। आपको पता है कि बालू और पानी के मिश्रण में बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जिसमें अलग अलग पता चल रहा है, अलग अलग देखा जा सकता है, तो वो है विषमांगी मिश्रण। दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताइए, तो ये हो जाएंगे सोना और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में, जैसे कि स्याही में केवल एक रंग नीला दिखाई देता है, परंतु स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है। क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि स्याही कितने रंगों से मिलकर बनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं।
सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो इसका आंसर है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार की क्रिया है? अनियमित परिवर्तन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। गिलास का टूटना तीव्र परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। जो परिवर्तन अपनी इच्छा से घटते हैं उसे नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। घड़ी के पेंडुलम का दोलन नियमित परिवर्तन है। सही और गलत पर निशान लगाइए। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, तो यह है राइट। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ये भी राइट है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तनों के प्रकार तो ये हैं मंद एवं तीव्र परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसको उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोलते हैं। अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको ध्यान से देख लेना है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदलता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के बाद सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, यानी कि उसको दोबारा से उसी फॉर्म में पाया जा सकता है, जैसे कि इसका उदाहरण है मोम का पिघलना आदि। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के बाद सामान्यतः पूर्व पदार्थों को, यानी कि जिनसे वो बन रहा है, जिनसे उसको प्राप्त कर रहे हैं, पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना। उष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा की उष्मा से जल का वाष्पन। नेक्स्ट इकाई है इकाई 5, तंतु से वस्त्र तक। तो इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा लंगूर के बाल से, जबकि भेड़ के बाल से, ऊँट के बाल से और याक के बाल से ऊन प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशा है, तो इसका आंसर होगा 3 नायलॉन। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है कागज। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर होगा बंधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने रोंग का चिन्ह लगाइए। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, राइट है। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, ये गलत हो जाएगा। धागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये राइट है। रेशम के कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये राइट हो जाएगा। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, ये हो जाएगा आपका रोंग। रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिए। पादप रेशे जूट और कपास हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से पादप रेशे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जूट और कपास पादप रेशे हैं, रेशम और ऊन जंतु रेशे हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जंतु रेशे और पादपों से प्राप्त होने वाले पादप रेशे कहलाते हैं। कपास के बीज से रुई प्राप्त की जा सकती है और पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पानी में पटसन के तने को गलाना रेटिंग कहलाता है। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना कपास ओटना कहलाता है। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। तंतु से धागों को बनाना कताई। एकल धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। पादप रेशे हैं जूट, रुई और फ्लैक्स।
जंतु रेशे, रेशम और ऊन, और संश्लेषित रेशे जिनको मानव निर्मित रेशे भी बोल सकते हैं, ये हैं पॉलिएस्टर और नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई कपास के पौधे के बीज यानी कि बिनोलों से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट पटसन पौधे जिसको सनई भी बोलते हैं उसके तने से प्राप्त किया जाता है।